ये इंसानी इतिहास की शायद सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन को एक दूर के प्लैनेट के रूइंस में एक विशालकाय इंसान का सिर मिला था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये किसी जायंट क्रीचर का फॉसिल होगा, लेकिन जब उन्होंने इसका स्कैन किया तो पता चला कि बाहर से जो चीज दिखाई दे रही थी वो असल में एक बहुत बड़ा हेलमेट था और उसके अंदर मौजूद था उस जायंट का असली सिर। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उस हेलमेट की प्रोटेक्शन की वजह से जायंट के ब्रेन टिश्यूज पूरी तरह सड़े नहीं थे। साइंटिस्ट ने तुरंत एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने बचे हुए नर्व्स को इलेक्ट्रिक करंट देना शुरू किया। तभी उस सिर में सचमुच मूवमेंट होने लगी। वैज्ञानिक अभी इस डिस्कवरी की खुशी मना ही रहे थे कि अचानक जायंट का सिर तेजी से फूलने लगा और अगले ही पल वो लेबोरेटरी के अंदर जोरदार धमाके के साथ फट गया। लेकिन असली शॉक तो इसके बाद मिला। जब साइंटिस्ट ने उसके टिश्यू सैंपल्स की जांच की तो पता चला कि उस एलियन जायंट का डीएनए इंसानों के डीएनए से बिल्कुल मैच करता था। इसका मतलब साफ था, इंसान हजारों साल से जिस क्रिएटर को खोज रहा था शायद वो कोई मिथिकल गॉड नहीं था, बल्कि वो किसी दूर की गैलेक्सी से आई एक हाईली एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन हो सकती थी। लेकिन इस रहस्य की कहानी शुरू होती है कई हजार साल पहले। एक प्रोटोटाइप स्पेसशिप धीरे धीरे अर्थ पर एक विशाल वाटरफॉल के सामने आकर लैंड करता है। उसका डोर खुलता है और एक बेहद लंबा और ताकतवर एलियन बाहर निकलता है। वो अकेला वाटरफॉल के पास जाता है, फिर अपने हाथ में मौजूद एक कंटेनर खोलता है और उसके अंदर रखा मिस्टीरियस ब्लैक लिक्विड पी लेता है। अगले ही पल उसके शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी स्किन जगह जगह से फटने लगती है, उसका फ्लैश तेजी से टूटकर अलग होने लगता है, उसके हाथ और पैर भी इस प्रोसेस में बुरी तरह टूटने लगते हैं। आखिरकार वो लड़खड़ाते हुए वाटरफॉल के नीचे मौजूद गहरे पानी में गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन उसका डीएनए खत्म नहीं होता। उसके टूटे हुए जीन्स पानी के अंदर दोबारा रीअरेंज होने लगते हैं। धीरे धीरे उनसे नए सेल्स बनने लगते हैं और इसी प्रोसेस से एक बिल्कुल नई लाइफ का जन्म होता है। यही इंसानों की शुरुआत थी। अब कहानी पहुंचती है 2089 में। स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई की एक केव में एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन को एक बेहद पुरानी पेंटिंग मिलती है। ये पेंटिंग लगभग 35,000 साल पुरानी थी। उसमें एक इंसान अपना हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए दिखाई देता है और जिस डायरेक्शन में वो इशारा कर रहा था वहाँ आसमान में 6 खास प्लैनेट्स बने हुए थे। इस एक्सपेडिशन को लीड कर रही डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और डॉक्टर चार्ली होलोवे इस डिस्कवरी को देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी ही स्टार मैप्स वो पहले भी अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग एंशिएंट सिविलाइजेशंस के रूइंस में देख चुके थे। इन सिविलाइजेशंस के बीच हजारों साल का गैप था। उनके बीच किसी तरह का कनेक्शन भी नहीं था। फिर भी उनकी पेंटिंग्स और एंशिएंट कार्विंग्स में वही 6 प्लैनेट्स बार बार दिखाई दे रहे थे। शॉ और होलोवे को अब यकीन होने लगता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उनके हिसाब से ये स्टार मैप शायद क्रिएटर्स की तरफ से इंसानों के लिए छोड़ा गया एक इन्विटेशन था। 4 साल बाद एक विशाल स्पेसशिप जिसका नाम प्रोमीथियस था डीप स्पेस में आगे बढ़ रहा था। इस स्पेसशिप में कुल 17 क्रू मेंबर्स थे। उनका मिशन था उस स्टार मैप के संकेतों का पीछा करते हुए LV-223 प्लैनेट तक पहुंचना। उनका मकसद था उस हाईली एडवांस सिविलाइजेशन को खोजना जिसने शायद इंसानों को क्रिएट किया था। क्योंकि ये जर्नी कई साल लंबी होने वाली थी, इसलिए सभी ह्यूमन क्रू मेंबर्स को डीप स्लीप में डाल दिया गया था। पूरे स्पेसशिप में सिर्फ एक इंसान जैसी एंटिटी जाग रही थी। उसका नाम था डेविड। लेकिन डेविड असल में इंसान नहीं बल्कि एक हाईली एडवांस्ड एंड्रॉइड था। लंबी जर्नी के दौरान डेविड रोज स्पेसशिप के सिस्टम्स चेक करता था। वो सो रहे क्रू मेंबर्स की देखभाल करता था और इस सुनसान सफर में डेविड ही एकमात्र ऐसा था जो पूरी तरह जाग रहा था। साथ ही डेविड लगातार इंसानों की लैंग्वेज, हिस्ट्री और सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करता रहता था। वो अकेले बास्केटबॉल खेलता, साइकिल चलाकर खाली पड़े स्पेसशिप के कॉरिडोर्स में घूमता और इंसानों की पुरानी क्लासिक मूवीज बार बार देखता। डेविड असल में इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे इंसानों को समझने की चाहत सबसे ज्यादा उसी के अंदर थी। आखिरकार 21 दिसंबर 2093 क्रिसमस से ठीक पहले प्रोमीथियस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। स्पेसशिप के सामने धीरे धीरे एक हल्के ब्लू और ग्रे रंग का प्लैनेट दिखाई देता है। यही था LV-223। डेविड एक एक करके सभी क्रू मेंबर्स को डीप स्लीप से जगाना शुरू करता है। कई सालों की डीप स्लीप के बाद जागे हुए लोगों का शरीर अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ था। कई क्रू मेंबर्स उठते ही जमीन पर गिरकर उल्टियां करने लगते हैं, लेकिन होलोवे को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। वो बेहद एक्साइटेड होकर शॉ को बताता है कि आखिरकार वो उस
देखकर अपने आप एक अजीब सा ऑ और डर पैदा होने लगता है। टीम स्ट्रक्चर के अंदर एंटर करती है। अंदर उन्हें एक बेहद कॉम्प्लेक्स और विशाल हॉलो केव सिस्टम दिखाई देता है। जियोलॉजिस्ट अपने साथ लाए हुए कुछ स्फेरिकल प्रोब्स बाहर निकालता है। वो उन्हें ऐसे हवा में छोड़ता है जैसे कोई छोटे बर्ड्स को उड़ने के लिए छोड़ रहा हो। ये प्रोब्स लाल लेजर इमिट करते हुए अलग अलग टनल में तेजी से उड़ने लगते हैं। साथ ही ये केव के अंदर मौजूद हर स्ट्रक्चर को स्कैन करके उसका पूरा मैप वापस प्रोमीथियस को भेज रहे थे। टीम उन्हीं प्रोब्स को फॉलो करते हुए धीरे धीरे और अंदर जाती रहती है। आखिरकार वो एक केव के अंदर मौजूद दूसरी केव तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही एक और शॉकिंग डिस्कवरी होती है। इस जगह की एयर कॉम्पोजिशन बाहर के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की हवा इंसानों के लिए कम्प्लीटली ब्रीदेबल थी। हॉलोवे सबसे पहले अपना हेलमेट उतारता है और वहाँ की फ्रेश एयर को गहरी सांस लेकर अंदर खींचता है। जब बाकी क्रू मेंबर्स देखते हैं कि हॉलोवे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो भी धीरे धीरे अपने हेलमेट्स उतार देते हैं। हैरानी की बात ये थी कि यहाँ की हवा अर्थ की हवा से भी ज्यादा क्लीन और फ्रेश लग रही थी। टीम आगे बढ़ती है तो उन्हें एक स्टोन टैबलेट दिखाई देती है जिस पर अजीब तरह के सिंबल्स और राइटिंग्स बनी हुई थी। उस स्टोन टैबलेट की सरफेस पर अभी भी एक ग्रीन कलर्ड स्लाइम चिपका हुआ था। ये सब्सटेंस 2000 साल से भी ज्यादा पुराना था, लेकिन केव के अंदर मौजूद स्पेशल एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे इसे अभी कुछ देर पहले ही यहाँ छोड़ा गया हो। डेविड उस ग्रीन स्लाइम का थोड़ा सा सैंपल निकालकर उसकी जांच करने लगता है। वो ग्रीन लिक्विड डेविड की फिंगर्स के बीच हल्की सी ग्लो करने लगता है, लेकिन तभी केव के अंदर से अचानक किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। आवाज सुनते ही सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। अब हर किसी की नजर अंधेरे में उस डायरेक्शन की तरफ थी जहाँ से वो चीख आई थी। इसी वक्त अचानक दूर अंधेरे से अनगिनत ग्रीन लाइट्स हवा में तैरती हुई उनकी तरफ आने लगती हैं। धीरे धीरे ये हरी रोशनी आपस में जुड़ने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में उनके सामने कई विशाल जायंट्स की होलोग्राफिक इमेजेस बन जाती हैं। होलोग्राम में कई इंजीनियर्स एक साथ तेजी से आगे भागते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बेहद खतरनाक चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। टीम को जल्द ही समझ आ जाता है कि ये कोई लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि हजारों साल पहले ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हुई एक हिस्टोरिकल फुटेज थी। सभी लोग उन होलोग्राफिक इमेजेस के पीछे भागते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक इंजीनियर अचानक एक विशाल स्टोन डोर के सामने गिर जाता है। उसका शरीर और सिर किसी अजीब ताकत से अलग हो चुका था। स्कैनिंग इक्विपमेंट से जांच करने पर पता चलता है कि उसकी मौत को 2000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था। शॉ उस स्टोन डोर के पीछे छिपी जगह को लेकर बेहद क्यूरियस हो जाती है। वो चाहती थी कि डेविड वहां लिखे सिंबल्स को डिकोड करे, लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, डेविड खुद ही स्टोन टैबलेट पर बने एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है और बिना किसी परमिशन के स्टोन डोर खोल देता है। डोर के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट चेंबर मौजूद था। उस चेंबर के बिल्कुल बीच में एक विशाल ह्यूमन हेड की स्टैचू खड़ी थी। उस स्टैचू के नीचे एक के बाद एक बहुत सारे ओवल शेप्ड मेटालिक कंटेनर्स रखे हुए थे। वहीं वॉल्स और सीलिंग पर बेहद स्ट्रेंज और डिस्टर्बिंग म्यूरल्स बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पेंटिंग्स में इंजीनियर्स किसी अननोन क्रीचर के साथ लड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही चेंबर का डोर खुलता है, अंदर का स्टेबल एनवायरनमेंट अचानक बदलने लगता है। वॉल्स पर बनी एंशिएंट पेंटिंग्स तेजी से ऑक्सीडाइज होकर टूटने और गिरने लगती हैं। वहीं जमीन के अंदर कुछ छोटे छोटे वर्म लाइक क्रीचर्स मिट्टी में लगातार हिलते हुए दिखाई देते हैं और 2000 साल से ज्यादा समय से बंद पड़े वो ओवल कंटेनर्स भी जैसे दोबारा एक्टिवेट होने लगते हैं। उनके अंदर से धीरे धीरे एक ब्लैक लिक्विड बाहर निकलने लगता है। डेविड उसका शुरुआती एनालिसिस करता है और बताता है कि ये ब्लैक लिक्विड किसी तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उधर शॉ को डर था कि इंजीनियर का हेड अगर नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में रहा तो जल्दी ऑक्सीडाइज होकर खराब हो सकता है। इसलिए वो तुरंत उस हेड को एक वैक्यूम बैग में सील कर देती है ताकि उसे स्पेसशिप पर ले जाकर प्रॉपरली स्टडी किया जा सके। उसी समय प्रोमीथियस से वार्निंग आती है। दूर आसमान में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म तेजी से बन रहा था। कैप्टन तुरंत ग्राउंड टीम को वापस लौटने का ऑर्डर देता है। सब लोग वापस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इसी बीच डेविड मौका देखकर सीक्रेटली ब्लैक लिक्विड से भरा एक मेटालिक कंटेनर उठा लेता है और उसे अपने बैकपैक में छिपा लेता है। वापसी के रास्ते में अचानक उनका व्हीकल एक बड़े रॉक से टकरा जाता है। झटके की वजह से इंजीनियर का हेड वाला व्हीकल बैग सीधा व्हीकल से बाहर जा गिरता है। वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च सैंपल था। उसे स्टॉर्म में खोता देखकर शॉ बिना कुछ सोचे व्हीकल से नीचे उतर जाती है, लेकिन तभी तेज हवाओं के साथ स्टॉर्म वहां पहुंच जाता है।
और शॉ को जोर से हवा में उछाल देता है। वो जमीन पर गिरते हुए दूर खिसकने लगती है। तभी हॉलोवे उसका हाथ पूरी ताकत से पकड़ लेता है। दोनों तेज हवाओं में जमीन पर घसीटते हुए लगातार पलट रहे थे और किसी भी वक्त स्टॉर्म उन्हें दूर ले जा सकता था। लेकिन आखिरी मोमेंट पर डेविड खुद स्टॉर्म के अंदर चला जाता है। वो दोनों को पकड़कर किसी तरह वापस व्हीकल तक ले आता है। शॉ जानती थी कि डेविड एक एंड्रॉइड है, फिर भी इस वक्त उसकी जान बचाने के लिए शॉ उसके प्रति जेन्युइनली थैंकफुल थी। वो डेविड को दिल से धन्यवाद देती है। आखिरकार पूरी टीम वापस प्रोमीथियस पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट वापस नहीं आए थे। दोनों साइंटिस्ट्स रूइंस के अंदर रास्ता भटक चुके थे। बाहर स्टॉर्म लगातार और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था, इसलिए कैप्टन के पास उन्हें वहीं किसी सेफ जगह पर रुकने देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस इंजीनियर के हेड की रिसर्च करना, जिसे टीम अपनी जान रिस्क में डालकर वापस लाई थी। हेलमेट की प्रोटेक्शन की वजह से हेड अभी भी बेहद अच्छी कंडीशन में था। शॉ फैसला करती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से उसके बचे हुए ब्रेन नर्व्स को स्टिमुलेट करेगी। उसका मकसद था ये देखना कि क्या 2000 साल से मर चुका ब्रेन दोबारा किसी तरह का रिएक्शन दे सकता है। एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। इलेक्ट्रिक करंट देते ही इंजीनियर के चेहरे की मसल्स में हल्की मूवमेंट दिखाई देती है। सभी साइंटिस्ट्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ाया जाता है, अचानक उस जायंट का सिर तेजी से फूलने लगता है। लोगों को जैसे ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिखाई देती है, वो तुरंत उस इंजीनियर के हेड को एक आइसोलेशन चेंबर में डाल देते हैं और अगले ही पल धड़ाम, वो जायंट हेड आइसोलेशन चेंबर के अंदर ही फट जाता है। एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो चुका था, लेकिन बचा हुआ टिश्यू सैंपल एक ऐसी डिस्कवरी सामने लाता है जो पूरी ह्यूमैनिटी को हिला देने वाली थी। इंजीनियर का डीएनए इंसानी डीएनए से पूरी तरह मैच कर रहा था। इसका मतलब था कि शॉ का अनुमान शायद सही था। इंजीनियर्स ही इंसानों के क्रिएटर्स थे, लेकिन जहां बाकी सभी लोग इस अनबिलीवेबल डिस्कवरी में खोए हुए थे, वहीं डेविड चुपचाप एक सीक्रेट स्लीपिंग चेंबर के सामने पहुंचता है। वहां मौजूद एक मिस्टीरियस व्यक्ति को वो मिशन की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। उसी दौरान विकर्स भी डेविड से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड बड़ी आसानी से उसकी बातों को टाल देता है। अब एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, डेविड असल में शॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा था और विकर्स को भी डिंट। उसका अपना एक सीक्रेट मिशन था। कुछ देर बाद डेविड रूइंस से लाया गया वही ओवल शेप्ड मेटालिक कंटेनर निकालता है। कंटेनर के अंदर जेली जैसी एक स्ट्रेंज सब्सटेंस मौजूद थी और उसके अंदर 4 ग्लास ट्यूब्स रखी थीं। इन ट्यूब्स में वही मिस्टीरियस ब्लैक लिक्विड भरा हुआ था। डेविड उसमें से सिर्फ एक ड्रॉप निकालता है, फिर एक बॉटल ऑफ अल्कोहल लेकर एंटरटेनमेंट रूम में पहुंचता है, जहां हॉलोवे काफी परेशान बैठा हुआ था। हॉलोवे डेविड से कहता है कि उसके लिए भी एक ड्रिंक बना दे, लेकिन डेविड शांत आवाज में जवाब देता है कि इससे अच्छी ड्रिंक को वेस्ट करना होगा। हॉलोवे को तभी याद आता है कि डेविड इंसान नहीं है। हालांकि वो आमतौर पर डेविड के साथ ठीक व्यवहार करता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं डेविड अभी भी सिर्फ एक एडवांस्ड मशीन था और हॉलोवे की इसी छोटी सी बात ने डेविड के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव ला दिया। हॉलोवे परेशान इसलिए था क्योंकि वो जिस चीज की तलाश में इतनी दूर आया था, वो इंजीनियर्स को जिंदा नहीं ढूंढ पाया था। जिन क्रिएटर्स ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा था, वो शायद 2000 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। हॉलोवे चाहता था कि वो खुद अपने क्रिएटर से पूछ सके कि आखिर उन्होंने इंसानों को बनाया ही क्यों था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा। डेविड उसके लिए एक ग्लास तैयार करता है, लेकिन हॉलोवे के ध्यान हटते ही डेविड उस ड्रिंक में ब्लैक लिक्विड की एक ड्रॉप डाल देता है। हॉलोवे को कुछ भी पता नहीं चलता और वो पूरी ड्रिंक पी जाता है। आखिर डेविड ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहा था या फिर हॉलोवे के अंदर छिपे उस एटीट्यूड का बदला ले रहा था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन एक बात अब साफ थी, इस मोमेंट से हॉलोवे डेविड का नया एक्सपेरिमेंट बन चुका था। इसके बाद हॉलोवे हाथ में एक रोज लेकर अपने कमरे में वापस आता है। वहां शॉ उसे इंजीनियर के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट दिखाती है। दोनों इस डिस्कवरी से बेहद एक्साइटेड थे, लेकिन इंसानों के क्रिएशन को लेकर दोनों की थिंकिंग बिल्कुल अलग थी। शॉ क्रिएटर्स के एग्जिस्टेंस पर पूरा विश्वास करती थी, जबकि हॉलोवे का मानना था कि अगर कोई लाइफ क्रिएट भी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफ हमेशा अपने क्रिएटर की गुलाम बनकर रहे। बातों बातों में ये भी सामने आता है कि शॉ खुद नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। शायद इसी वजह से वो बाकी किसी भी इंसान से ज्यादा जानना चाहती थी कि आखिर लाइफ की शुरुआत हुई कैसे। दूसरी तरफ रूइंस के अंदर फंसे जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट लगातार किसी अनजाने खतरे के बीच फंसते जा रहे थे। भटकते भटकते दोनों एक और विशाल स्टोन डोर के सामने पहुंच जाते हैं। डोर के पीछे का
रास्ता इंजीनियर्स की लाशों से भरा हुआ था। उन सभी बॉडीज के चेस्ट और हेड में बड़े बड़े होल्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उनके शरीर के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। तभी अचानक प्रोमीथियस से दोनों को एक शॉकिंग मैसेज मिलता है। प्रोब से आसपास लाइफ साइंस डिटेक्ट होते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। दोनों बिना एक पल दबाए वहां से उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। लेकिन रूइंस के अंदर रास्ते इतने कंफ्यूजिंग थे कि काफी देर तक घूमने के बाद वो दोनों फिर से उसी जायंट हेड वाले चेम्बर में वापस पहुंच जाते हैं। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्हें वहीं रुककर स्टॉर्म खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन तभी वहां पड़े ब्लैक लिक्विड के अंदर से धीरे धीरे एक अजीब सा व्हाइट क्रीचर बाहर निकलने लगता है। उसका सिर अचानक दोनों तरफ फैल जाता है और दूर से देखने पर वो किसी व्हाइट बटरफ्लाई जैसा दिखाई देता है। ये वही छोटा सा क्रीचर था जो कुछ देर पहले मिट्टी के अंदर घूम रहा था। लेकिन ब्लैक लिक्विड के कांटेक्ट में आने के बाद उसके शरीर में पूरी तरह से म्यूटेशन हो चुका था। बायोलॉजिस्ट होने की वजह से वो आदमी डर कर पीछे हटने के बजाय क्यूरियोसिटी में उस क्रीचर के और करीब जाने लगता है। लेकिन तभी वो व्हाइट क्रीचर अचानक हवा में उछलता है और पलक झपकते ही उसके हाथ से लिपट जाता है। अगले ही पल एक जोरदार क्रैक की आवाज आती है। उसका हाथ बुरी तरह टूट जाता है। जियोलॉजिस्ट घबराकर तुरंत अपनी नाइफ निकालता है और उस क्रीचर को काटकर अलग कर देता है। लेकिन क्रीचर के कटे हुए हिस्से से निकलने वाला लिक्विड बेहद करोसिव था। वो लिक्विड कुछ ही सेकंड में उसके हेलमेट को जला देता है और उसके चेहरे पर भी जा गिरता है। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात अभी बाकी थी। उस क्रीचर के कटे हुए हिस्से से कुछ ही पलों में एक नया हेड निकल आता है और अगले ही पल वो क्रीचर सीधे बायोलॉजिस्ट के मुंह के अंदर घुस जाता है। दोनों की चीखें उस भारी स्टोन वॉल के पीछे दबकर रह जाती हैं। अगली सुबह आखिरकार स्टॉर्म खत्म हो जाता है। हॉलोवे अपनी नींद से उठता है, लेकिन उसे बेहद ज्यादा चक्कर और कमजोरी महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे मिरर के सामने जाता है, लेकिन मिरर में अपना चेहरा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंख के अंदर कोई छोटा सा वर्म तैर रहा हो। उसी वक्त कैप्टन सभी क्रू मेंबर्स को एक और शॉकिंग खबर देता है। जियोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट से पूरी तरह कांटेक्ट टूट चुका था। अब कैप्टन ग्राउंड टीम को दोबारा रूइंस के अंदर ले जाने का फैसला करता है ताकि दोनों मिसिंग साइंटिस्ट्स को खोजा जा सके। डेविड को पता चलता है कि एक स्फेरिकल प्रोब ने कुछ देर के लिए वहां लाइफ साइंस डिटेक्ट किए थे, लेकिन सिग्नल सिर्फ 1 मिनट तक रहा और फिर अचानक गायब हो गया। डेविड तुरंत समझ जाता है कि रूइंस के अंदर शायद अभी भी कोई लिविंग इंजीनियर मौजूद हो सकता है। इसी वजह से वो खुद रेस्क्यू टीम में शामिल होने के लिए आगे आता है। टीम रूइंस के अंदर पहुंचने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ जाती है और मिसिंग साइंटिस्ट्स को खोजने लगती है। लेकिन डेविड अकेले उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां प्रोब ने लाइफ साइंस डिटेक्ट किए थे। उधर विकर्स एक एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल के जरिए डेविड को आदेश देती है कि वो अपना कैमरा ऑन करे। वो डेविड की हर मूवमेंट को मॉनिटर करना चाहती थी। कुछ देर बाद स्फेरिकल प्रोब एक स्पेशल डोर के सामने जाकर रुक जाता है। ये ऐसा डोर था जिसे सिर्फ डेविड ही अनलॉक कर सकता था। डेविड डोर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर वो भी कुछ पल के लिए रुक जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा वेयर हाउस मौजूद था। उसके अंदर अनगिनत सिल्वर कलर्ड मेटालिक कंटेनर्स रखे हुए थे। कंटेनर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो छोटे छोटे पहाड़ों जैसे दिखाई दे रहे थे। वेयर हाउस के बिल्कुल अंदर एक और बड़ा डोर मौजूद था। डेविड उसे भी खोल देता है और इस बार उसके सामने एक बेहद विशाल सर्कुलर कंट्रोल रूम होता है। डेविड तुरंत समझ जाता है कि इस जगह के अंदर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है और फिर वो बिना किसी हेजिटेशन के एक ऐसा फैसला लेता है जिससे विकर्स भी हैरान रह जाती। डेविड विकर्स के साथ चल रहा कम्युनिकेशन लिंक काट देता है। इसका मतलब साफ था, इस मिशन की पूरी सच्चाई शायद विकर्स से भी छिपाई जा रही थी और अब डेविड अकेले उस विशाल कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद था। और यहीं पर इस मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट स्पैम कर दो। साथ ही आज की वीडियो पर 200 लाइक्स का छोटा सा एम रखते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।